So, hey guys, and welcome to our The AN Show. तो आज हम फिर से लौट चुके हैं एक और धमाकेदार पॉडकास्ट के साथ। आज भी हम बात करेंगे थोड़े मिस्टीरियस टॉपिक्स के बारे में। और हमने एक और नई सब हेडलाइन या नई टैगलाइन सोची है अपने पॉडकास्ट के लिए। तो आज से होगा द एएन शो। आप सुन रहे हैं इंडिया का सबसे चिल पॉडकास्ट। यस, तो बिल्कुल। आज हम और काफ़ी सारी मिस्ट्रीज से रिलेटेड बातें करेंगे, काफ़ी सारे नए टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, बिना किसी टाइम के शुरू करते हैं। तो नवन, ओवर टू यू। पहले आप बता सकते हो अपनी कहानी जो आपने रिसर्च करी है आज। तो ठीक है, हमने काफ़ी सारी मिस्टीरियस बुक्स के बारे में सुना है। जो पूरी दुनिया में वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट है और एक कोडेक्स गीगास है और भी बहुत सारी मिस्टीरियस बुक्स हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि किसी किताब को बोला था शैतान ने लिखा है, किसी किताब के लिए एलियंस ने लिखा है, उसकी आज तक ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाई है। ऐसे ही हमारी कंट्री में भी एक किताब लिखी गई, ठीक है, जो बैन हो गई, ठीक है। अच्छा, बैन बुक है ये? वो बैंड बुक है, ठीक है। और उस किताब की कहानी, उस किताब पे एक श्राप है। श्राप भाई ये है कि अगर कोई इस किताब को आधा पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा, ठीक है। और कोई उस किताब को पूरा पढ़ लेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो उस किताब को पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है। उस किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ। हाँ, मैंने देखा है इसके बारे में काफ़ी, है ना, वीडियोस वगैरह में। हाँ, तो आप थोड़ा खुल के बताओ, मतलब है क्या चीज़? किताब का नाम है नीलावंती ग्रंथ। हाँ, ठीक है। अब वो ऐसा कहते हैं, ठीक है, कि इस किताब में वो सारी विद्याएं हैं जिसको एक इंसान सीख समझ के पढ़ के मतलब वो कुछ भी पा सकता है अपने जीवन में। मतलब कहते हैं कि इस किताब के अंदर जानवरों से बात करने का तरीका है, मतलब जानवरों से बात कैसे कर सकता है एक इंसान, वो लैंग्वेज है, ठीक है। आप पेड़ों से कैसे बात कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब हवाओं से कैसे बात कर सकते हो, और भूत प्रेतों पिशाचों से कैसे बात कर सकते हो, कैसे मतलब उनको कंट्रोल में कर सकते हो, उनको देख सकते हो, है ना। कैसे इस नेचर को मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के हिसाब से कैसे आप चीज़ों को चला सकते हो, ठीक है। आपका मतलब मन कर रहा है, सपोज करो कि भाई कि मैं चाहता हूँ ना कि आज थोड़ी हवा चले, ठीक है, तो आप अपने आसपास की नेचर को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो उस किताब के ज्ञान के थ्रू कि आप वो हवा महसूस कर लोगे, ठीक है। आप पेड़ों से बात कर सकते हो। तो बेसिकली इस किताब के पीछे जो कहानी है, पहले तो इस किताब का नाम नीलावंती क्यों है? नीलावंती इस किताब का नाम है इसलिए क्योंकि ये एक नीलावंती नाम की लेडी ने ये किताब लिखी थी। तब ये तो नहीं पता है मेरे को कि भाई किस समय की बात है ये, बट जिसके पीछे की कहानी है वो ऐसे शुरू होती है कि एक गांव में एक नॉर्मल सा किसान आदमी रहता था, ठीक है। उसके घर में एक बेटी पैदा होती है। जब वो बच्ची मतलब शुरुआत से मतलब छोटी सी ना, वो तब से ही उसको बोलते थे कि वो जानवरों के साथ बात करना, मतलब उसके पास कोई भी छोटा मोटा जानवर आता था तो वो उस जानवर को मतलब बहुत शांत कर देती थी। वो जानवर उसके पास आके खेलने लगेगा और ऐसा लगता था कि जानवर और ये दोनों मिलके खेल रहे हैं साथ में, ठीक है। पेड़ पौधों में बैठे रहना, मतलब बचपन से जब छोटी थी ना तब से ही उसका नेचर के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। जो लोगों ने देखा, चिड़ियाएं आ रही हैं उसके पास, वो छोटी छोटी चिड़ियाओं को ऐसी पकड़ के उठा ले रही है बच्ची, वो चिड़िया भाग नहीं रही है उसके पास से, है ना। और यहाँ पे किसी इंसान के सामने कोई कबूतर आ जाए तो उड़ के भाग जाता है, फट से उड़ जाता है वो, है ना। तो क्या हुआ कि जब तक वो छोटी थी तो लोगों को ने इतना ध्यान नहीं दिया, बोला कि अरे छोटे बच्चे हैं तो क्या पता जानवर कंफर्टेबल रहते होंगे छोटे बच्चों के आसपास। लेकिन जैसे वो धीरे 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 बड़ी होने लगी, उसकी उम्र बढ़ने लग गई, ठीक है, तो उसकी जो ये पावर्स कह लें हम, ठीक है, वो लोगों की नजरों में आने लग गई बहुत ज्यादा, ठीक है। वो अब लोग कहने लगेंगे यार कि नॉर्मल लड़की तो है नहीं, ठीक है, मतलब इसका कुछ अलग ही सिस्टम लग रहा है। अब ये बात उसके पिता को भी देखने लग गई, उसके फादर को, कि यार कि गांव वाले सब मतलब मेरी बेटी को एक सेकंड पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पता नहीं
जानवरों से बात करना, पेड़ पौधों से बात करना कि यार इसको पागल वागल ना समझ ले, ठीक है, और इसको परेशान ना करे कल के दिन। तो उसने क्या करा कि गांव से अपना घर छोड़ के थोड़ा सा गांव के आउटस्कर्ट्स में जंगलों की तरफ उसने एक घर बनाया, वहीं वो खेती बाड़ी करना शुरू करने लग गया। तो वहीं रहे वो, क्या कहते हैं, बाप बेटी फैमिली, और अपना बढ़िया उसका बाप वहीं खेती वेती करता, तो वहाँ पे हैप्पीली रहने लगी कि चलो ठीक है, अब यहाँ मेरी बेटी कोई परेशान भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, और ये जैसे रहती है रह लेगी, क्योंकि वो लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, ठीक है। अपना गई, जानवरों से बात कर लिया, पेड़ पौधों से बात कर लिया, ठीक है, जो भी उसका था वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। तो उसके बाप को भी हुआ कि ठीक है यार, अगर इसके अंदर ये क्वालिटीज है तो है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी एज वगैरह बढ़ने लग गई, बड़ी हो जाती है बच्ची, और वो जंगल में रहती है, ठीक है। एक दिन क्या होता है, उस जंगल में से ना एक व्यापारी आदमी निकल रहा होता है, उसको डाकू पकड़ लेते हैं जंगल में उसको लूटने के लिए। वो जैसे तैसे उनसे बच बचा के भागता है, और नीलावंती जो थी वहीं जंगल में रात को, वो उसका ऐसे ही था, उसको डर तो लगता नहीं, वो पेड़ों से बात करती थी, जानवरों से बात करती थी, ठीक है। अब मेन तो यही है ना जंगल में डरने के लिए। अब उसके तो वो दोस्त थे, उसको डर लगता नहीं था किसी चीज से। अब वो ऐसी था कि जंगल में वो वहीं कहीं किसी पेड़ के आसपास बैठी हुई थी, तो व्यापारी भागते भागते उसको दिख गई नीलावंती, उसके पास पहुंच गया, बोला कि चोट वोट भी लगी हुई थी, स्वाफी बोला कि भाई मेरे को बचा लो, ऐसे ऐसे डाकू पड़े मेरे पीछे। तो नीलावंती ने उसकी हेल्प करी सब, ठीक है, उसको खाना वाना खिलाया, पूरा चोट वगैरह पे उसके ट्रीटमेंट करा। अब क्या होता है कि जब उसकी थोड़ी हालत ठीक हो जाती है, तो जो व्यापारी था वो नीलावंती को पसंद करने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी वो, ठीक है। तो अब व्यापारी जो था वो उसके सामने मतलब बोल देता है उसको दिल की बात कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो मतलब बहुत सुंदर हो, अब मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में तुमको देखने के बाद अब किसी और स्त्री से शादी कर पाऊंगा, कि तुम्हारे अलावा तो मुझे लगता नहीं अब कोई और पसंद आएगी। मतलब ये लेवल था उसकी ब्यूटी का। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ तुमसे शादी करने के लिए, बट मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं रोज रात को यही जंगल आया करूंगी, क्योंकि मैं यहीं रही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ मैं, ठीक है। तो मैं रोज रात को यहाँ जंगल आया करूंगी, और तुम मुझसे कभी सवाल नहीं पूछोगे कि तुम जंगल क्यों जा रही हो। जिस दिन तुमने मुझसे क्वेश्चन कर दिया, उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ, ठीक है। तो वो राजी हो गया कि ठीक है भाई। अब क्या था कि वो उस व्यापारी के गाँव में चली गई, शादी वादी हो गई उनकी बढ़िया। वो डेली रोज रात को जंगल जाए, अपना जो भी उसको काम करना होता था, जानवरों से बातें करना, पेड़ पौधे करने लगे। अब एक दिन क्या होगा, नीलावंती को जंगल में एक पिशाच मिल गया, ठीक है। पिशाच मिला तो वो उस पिशाच से बातें करने लग गई। तो पिशाच उसको बोलता है कि तुम जो हो ना, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो जिसके पास ये सिर्फ एक पावर्स है, ठीक है। तुम यक्षिणी हो जिसका इंसान के शरीर में जन्म हुआ है, और ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ठीक है। तो पिशाच उसको ये बोलता है। तो बोलते हैं कि मतलब कि अगर ये मेरी दुनिया नहीं है तो मेरी दुनिया कौन सी है फिर। तो बोलता है कि भाई तुम्हारी दुनिया एग्जिस्ट करती है, बट तुम्हें अपनी दुनिया में जाने के लिए ना एक रास्ता खोलना पड़ेगा। वो रास्ता मैं तुमको बताऊंगा कैसे खोलना है। उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं। डेली तुम जंगल में आना, डेली मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगा, तुम्हें डेली वो चीज़ें करनी, ठीक है। फिर लास्ट डे पे क्या होगा कि तुम नदी के पास जाके बैठना, नदी में एक बंदा आएगा, ठीक है, नाव पे, ठीक है। और नाव से पहले नदी में एक लाश बहती हुई आएगी, डेड बॉडी बहती हुई आएगी, ठीक है। उस डेड बॉडी को तुम पकड़ लेना, उसके हाथ पे एक ताबीज़ बंधा होगा, उस ताबीज़ को खोलना तो, ठीक है। और उसके बाद वो नाव वाला बंदा आएगा, उस नाव वाले को वो ताबीज़ देना, तब वो तुम्हें नाव में बैठाएगा और तुम्हें तुम्हारी दुनिया में छोड़ देगा, ठीक है। फिर तुम मतलब इस जो ये मनुष्यों का संसार है यहाँ से आज़ाद हो जाओगी तुम, क्योंकि तुम यहाँ के लिए बनी, ठीक है। कि आगे चल के अगर तुम यही रहोगे तो आगे चल के तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी यहाँ पे। तो वो कहते हैं ठीक है भाई। वो डेली अपना जाने लगती है जंगल में डेली। अब क्या होता है सिनारी, उसी बीच में गांव के बच्चे गायब होने लग जाते हैं। अब गांव वालों को शक ये होता है कि यार ये लेडी रोज रात को जंगल जाती है, गांव के बच्चे भी गायब हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ तंत्र मंत्र और कुछ उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहे हैं कि बच्चों की बलि दे रही है।
और गाँव वालों ने ये बात उसके हस्बैंड को, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा सीन सिनेरियो है, गांव से बच्चे भी गायब हो रहे हैं। अब गांव से बच्चे गायब हो रहे थे डाकुओं की वजह से, डाकू उठा के जाते थे बच्चे, लेकिन उनको लगता था कि ये औरत कर रही है कुछ काम। तो गांव वालों ने एक दिन मिलकर पूरा प्लान बनाया कि हम इसका पीछा करेंगे, और हमें कुछ भी ऐसा करते हुए मिल गई तो इसको पकड़ लेंगे हम। भाई एक रात होती है, अपना सब चलते हैं, ठीक है, वो नीलावंती चली जाती है जंगल में अपना, जो वो और नीलावंती का वो लास्ट डे होता है, जो पिशाच ने जो प्रोसेस बताया था ना, वो उस प्रोसेस का लास्ट डे होता है। उस दिन नीलावंती को अपनी दुनिया में जाना था, यक्षों की दुनिया में। अच्छा, वही लास्ट डे के आने वाली हाँ जिसको मतलब, ठीक है, हाँ। तो लास्ट डे वो भी पहुंचती है, अपना वहाँ बैठ के जो भी पूजा पाठ होना है वो सब, और गाँव वाले दूर से देख रहे हैं, गाँव वाले उसको कुछ कह नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचा रही है वहाँ, ठीक है, वो सब कुछ अपना करती है। फिर उसके पास चली जाती है नदी किनारे, गाँव वाले तब भी पीछा कर रहे हैं। अब नदी किनारे पहुंचती है तो वहाँ पे आती है पहले बॉडी बैग के, ठीक है। अब उस बॉडी को पकड़ती है, बाहर निकालती है पानी से पहले, और उसके हाथ पे जो तावीज़ बंधा होता है ना, वो खोलने लगती है, ठीक है। अब उस तावीज़ की गांठ होती है टाइट, वो खुलती है उसके हाथों से, और वो क्या करती है, वो उसका हाथ ऐसे ऊपर उठा के वो दांत से खोलने लगती है। तो गांव वालों को उधर से ऐसा दिख रहा है कि नीलावंती किसी इंसान को पानी में डुबा के और उसको खाने की कोशिश कर रही है, उनको दूर से ऐसा दिख रहा है अंधेरे में, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत जोर लगा के वो उस तावीज़ को खोल लेती है। जैसे ही तावीज़ खुलता है, बॉडी आगे बढ़ा भगाती है, वो पानी में बहा देती है आगे। इतने में तो भाई गांव वाले हो जाते हैं अटैकिंग पोजीशन में कि भाई आज तो मतलब देख लिया ये और कुछ गड़बड़ है, अब यही बताएगी कहाँ है हमारे बच्चे। अब जैसे ही हल्ला बजता है, वो देखते हैं भाई ये क्या सीन हो गया, वो भी भागे इधर उधर। अब इतने में तो जो उसका आने वाला था बंदा, क्या कहते हैं, बोट लेके, वो भी रास्ते में ही, ठीक है। अब क्या होता है कि नीलावंती उस जगह से भागती है, और उस जगह से भागती है तो उसके सामने उसका पति आके खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब जब पति आके खड़ा होता है ना उसके सामने, वो आता है फिर अपने असली रूप में। वो पिशाच होता है जो उसको रोज रात को जंगल में प्रोसेस बताता था। अच्छा, तो अब वो पति की वो, हाँ, वो पिशाच होता है, ठीक है। तो वो बोलती है मतलब तुम ऐसे कैसे, ये वो शौक हो जाती है देख के, कह रही कि वो उसको बोलता है कि मुझे ना तेरा सारा ज्ञान चाहिए, क्योंकि नीलावंती जो भी रात को जाती थी जंगलों में, बात करती थी पेड़ पौधों से, सब कुछ, वो सब कुछ ना एक किताब में नोट करने लग गई थी कि ये सारी नॉलेज मैं किताब में नोट करती हूँ, और ताकि ये नॉलेज मिटे ना, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे को किताब चाहिए, और तू मेरे को किताब दे तब तेरे को मैं जानने दूंगा, ठीक है। तो वो कहती कि ठीक है, तूने मेरे साथ धोखा कराया ना, तो तू ये ले किताब, ठीक है, लेकिन मैं श्राप देती हूँ कि अगर तू इस किताब को आधी पढ़ेगा, कोई भी इस किताब को आधी पढ़ेगा, तो वो पागल हो जाएगा, और जब पूरी पढ़ लेगा तो मर जाएगा। तो मतलब उसने स्कोप छोड़ा ही नहीं कि मेरी नॉलेज को यूज करके कोई भी कुछ भी काम करे अपना, ठीक है। और वो उसको किताब दे देती है, और फिर वो बोट आती है, उस बोट में बैठती है, वो चले जाती है अपनी दुनिया में। तब उस टाइम के बाद से फिर वो किताब आगे बढ़ती गई, लोगों ने उसका ट्रांसलेशन करा नॉर्मल लैंग्वेजेस में, मतलब इजी टू रीड लैंग्वेज में, समझने वाली आसान भाषा में। तो फिर काफ़ी सारी होने लगी चीज़ें, होने लगी, डेथ्स होने लगी काफ़ी लोगों की जिन्होंने पूरी पढ़ ली किताब, और काफ़ी सारे लोग पागल हो गए। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता था कि भाई शराब की काट कैसे कर सकते हैं, किसी भी शराब की काट कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने उस किताब को पढ़ के अपने सारे काम भी बनाए और वो शराब से भी बचे रहे। तो एक समय पे आके ना वो नीलावंती ग्रंथ जो था, वो किताब जो थी, वो बैन कर दी। मतलब आज वो किताब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी वो किताब। इतनी डेंजरस किताब है भाई वो। मतलब की सोच की एक पेड़ है, कई 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना पेड़ है, और बोलते हैं कि पेड़ में एनर्जीज बचती हैं, और उन एनर्जीज ने उस एरिया में जो भी उस पेड़ के आसपास जो भी 1000 सालों में होगा, उनको सारा ज्ञान है उसका, ठीक है। अब किसी इंसान को आगे पेड़ से बातें करना, वो जाके उस पेड़ से बोले
कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई खजाना वजाना पड़ा हुआ है क्या? पेड़ बोलेगा हाँ भाई यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाना और ऐसे ऐसे पत्थर है, 2 पत्थर है, उन्हीं 2 पत्थर के नीचे खोदना शुरू करना, वहाँ खजाना है। वो सोच बंदा मतलब कितना ज्यादा वो कर सकता है, चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। जब आर्टिफिशियल पावर्स आ जाएंगे भाई कि वो हर चीज़ से मतलब एनिमल्स से लेकर के पेड़ पौधे हर किसी से मिल जाएगा, उनसे बात करने लगेगा, किसी भी मतलब टाइप की नॉलेज निकाल सकता है। हाँ आराम से। तो ये कहानी थी नीलावंती ग्रंथ की भाई। मैन है ये बुक पूरी, बहुत खतरनाक किताब है। वही वाकई में मतलब ऐसी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उसको बैन कर रखा, चलो अच्छी बात है। किताब है ही नहीं, अब वो कहाँ है कहानी है। तो एक हिस्ट्री मैं बताता हूँ। तो ये कहानी है ज्ञानगंज की। हाँ ज्ञानगंज हिमालय में बसा हुआ एक शहर, बोलने की जगह बोलने कुछ नहीं, उसको शहर जगह नहीं कह सकते क्योंकि वो एक आयाम है, डायमेंशन। हाँ यार वो आयाम है। उसको खोलने का जरिया सिर्फ यही है कि तुम इस दुनिया से अपना लोभ मोह जो भी है वो हटा दो, ना सिद्ध पुरुष बन जाओ एक तरीके से। तुम्हें सिद्ध पुरुष बनना पड़ेगा, तब जाकर वो डायमेंशन खुलेगा, तुम्हारे लिए खुलेगा वो। ओके। और वो दिखेगा भी सिर्फ तुम्हें, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं जाना पड़ेगा, वो ज्ञानगंज तुम्हारे लिए यहाँ पर भी खुल सकता है। मतलब जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी कि अलग अलग डायमेंशंस हैं, हाँ ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो डायमेंशन अभी हमारे इस कमरे में भी हो लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, हाँ, है ना? वही चीज। तो वही चीज है। तो डायमेंशंस की ही है वो एक तरीके का कि मतलब अगर तुम सिर्फ एक अलग डायमेंशन है, वो है हमारे आंखों के सामने, बट हाँ, हम उसको तब तक नहीं एक्सेस कर सकते जब हम अपने आप को एक लेवल पे ना ले जाए, है ना? मतलब कि तुमने अपनी सारी कुंडली जागरण कर ली है। हाँ मतलब इंटेलेक्चुअली, मतलब बुद्धि और मन की क्षमता के हिसाब से हम अपने आप को एक लेवल पे ले जाए ना, तब जाके हम ज्ञानगंज को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे काफी लोग तो कहते हैं कि मतलब वो नेपाल की किसी जगह में है, मतलब ऐसे लोगों का दावा है। लेकिन वैसे तो जो मैंने भी कहानियां सुनी है ना, मोस्टली मैंने सुनी है कि हिमालय की पर्वतों में है वो ज्ञानगंज, और जैसे उसको ये जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो शम्हाला, शंग्रीला, हाँ ये सब बोलते ये सब बोलते हैं कि जो हिमालय से और कैलाश पर्वत तक का जो पूरा एरिया है ना, उसमें ज्ञानगंज है। तो आप लेकिन जब मैंने देखा ना, थोड़ा बहुत रिसर्च करा, कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी हैं, तो उसमें यही बोला कि वो एक जगह नहीं है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, वो एक आयाम है जिसको खोलने के लिए आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, योग साधना करनी पड़ेगी, है ना, दुनिया से कटना पड़ेगा। मतलब आप हाँ मतलब वो है कि आपको इस, अब ये सब कुछ माया ही तो है हमारे सामने, आपको इस जो माया है ना उससे ऊपर उठना पड़ेगा। माया से जब आप ऊपर उठ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको जो नॉन माया है, बियॉन्ड माया है, वो दिखने लगेगा आपको। और ऐसा भी कहते हैं कि वहाँ पर जो 7 चिरंजीवी है ना, तो वो वहीं पर ही रहते हैं। और ऐसे ऐसे साधु बताते हैं कि जिनकी उम्र 2000 साल पुरानी मतलब हैं वो लोग। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, कई पावर्स हैं उनके पास, वो एक समय में कई जगह उपलब्ध हो सकते हैं, प्रेजेंट। हाँ। तो ऐसा कुछ मतलब बताते हैं उस जगह के बारे में। अब ये कितना सच है क्या है, सुनी तो मैंने ये, जैसे एक बोलते क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि एक ऐसा पेड़ होता है कल्प वृक्ष ही बोलते हैं उसको, कि वो भी ज्ञानगंज में ही है कि अगर आप उस पेड़ के नीचे बैठ के जो भी मांगोगे XYZ उसे अपने आप को मिल जाए, कल्प वृक्ष। अच्छा वो वहीं ज्ञानगंज में ही मिलेगा। ज्ञानगंज में मतलब बोलते कि मतलब जितने भी महान संत महात्मा हुए हैं ना इस पूरी दुनिया में, ठीक है, जो सिद्धियों के मामले में एक अलग ही लेवल पे पहुंच गए हैं। मतलब होता है ना कि मतलब इन्फिनिटी वाले लेवल पे पहुंच जाना, ठीक है, उस लेवल पे पहुंच गए तो फिर वो ज्ञानगंज भी रह रहे हैं सारे के सारे वहाँ पे, और वो लोग वहाँ से इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कहानी तो ये भी है कि जो आने वाले समय में कल की अवतार होगा वो ज्ञानगंज से ही निकल कर आएंगे। अच्छा ऐसे है कि ज्ञानगंज में जितने भी संत महात्मा हैं बड़े लेवल के, वो इसीलिए वहाँ पे सारी तैयारी कर रहे हैं कि जब कल की अवतार हो तो उनको ज्ञान, शिक्षा, ट्रेनिंग सब कुछ देंगे।
तभी वो चीज़ सबसे छुपा के रखी गई है। हाँ, कि नॉर्मल इंसान एक्सेस कर ही नहीं सकता ना उसको। जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में ही बोला था ना मैंने कि भाई हमारी जो आंखें हैं वो लाइट का सिर्फ 60% या 40% स्पेक्ट्रम ही देख पाती है, बाकी 60-70% पे क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। अब ये उसी से रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब मूवी ने इस चीज़ से रेफरेंस लिया है। हाँ MCU की मूवी जो हाँ, हाँ, उसकी है डॉक्टर स्ट्रेंज। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज वो भी तो जाता है, मतलब वहाँ काठमांडू में जाता है वो। वहीं सीखने के लिए जाता है, सारी कला है वो। हाँ, तो वहाँ पर अब वो पूछता है लोगों से, किसी को पता नहीं होता, लेकिन वहाँ पर एक बंदा होता है ना जो उसको उस जगह ले जाता है, ये जाता है उसको, है ना। बिल्कुल तो एग्जैक्ट। वो भी यही कहता है कि ये कोई जगह नहीं है, ये एक आयाम है। कि तुम्हें इसकी खोज में निकलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, वो तो है। वही चीज़ है। और फिर ज्ञानगंज से ही जो चीज जुड़ती है, एक अलग मिस्ट्री है, वो है कैलाश पर्वत। वो हाँ, अब कैलाश पर्वत एक बहुत ही अलग मतलब मिस्ट्री है, मतलब वो तो साइंस के लिए भी एक बहुत खतरनाक मिस्ट्री है इस तरीके से कि सबसे पहली चीज तो कैलाश पर्वत की जो हाइट है ना वो माउंट एवरेस्ट से बहुत कम है। मतलब ये मान ले कैलाश पर्वत इज हाफ ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बट उस पे ना आज तक कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। मतलब कई सदियों पहले कह लो या कई दशकों पहले कह लो, एक बौद्ध भिक्षु थे तिब्बत में, मिलारेपा। सिर्फ वो एक अकेले ऐसे थे जो कैलाश पर्वत के टॉप पे चढ़े थे, और जब वो वापस वहां नीचे आए ना तो वो किसी को बता भी नहीं पाए कि उन्होंने ऊपर कैलाश में क्या देखा। उनसे पूछा लोगों ने कि मतलब कि तुम आए हो कैलाश से जाके आए हो तो मतलब क्या देखा तुमने, क्या हो, कहने की मतलब बता ही नहीं पाए कि वो देखा क्या। मतलब इतनी फिनोमिनल चीजें थी उनके कहने के हिसाब से कि मतलब कि कोई शब्द ही नहीं उसको बताने का। वो होता ना इंसान की एकदम से इतनी ज्यादा कोई ऐसी चीज देख ले कि बोले कि यार मैं बता ही नहीं सकता। वो फीलिंग ऐसी है कि ना तुमने कभी जीवन में महसूस की। कंपैरिजन के लिए बता पाऊँ मैं कि भाई कि जैसे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि कहीं शांति से इलाके में पहुंच जाए और तब वैसा फील, तो वैसा देखा मैंने कुछ वहां पे। कह रहे कि ऐसा किसी ने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं होगा कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम कुछ कंपैरिजन और इमेजिनेशन कर पाओ अपने दिमाग में, ठीक है। तो आज तक भाई इतने लोगों ने ट्राई करा है वहां पे ना चढ़ने के लिए, कोई भी नहीं चढ़ पाया वहां पे। कुछ क्लाइंबर्स हैं जिनकी स्टोरीज है चढ़ने की, तो वो कहते हैं कि भाई जैसे जैसे हम चढ़ते रहते हैं ना कैलाश पर्वत पर, तो बोलते हैं कि एक क्लाइंबर है, उसका नाम तो मेरे को याद नहीं है, तो उसने अपनी स्टोरी बताई थी। उसने बोला कि भाई मैंने कैलाश पर्वत का बहुत सुना था, उसने भी कहानी सुनी थी यार कि कोई नहीं चढ़ पाया आज तक ये वो। तो उसने 2-3 बार एवरेस्ट चढ़ा हुआ था, तो उसने कहा यार मैंने एवरेस्ट चढ़ा हुआ है, कैलाश पर्वत तो हाफ ऑफ द एवरेस्ट है, तो ये तो मैं तो आराम से चढ़ जाऊंगा, मैं चढ़ूंगा, कोई नहीं चढ़ा था। वो पहुंचा चढ़ना शुरू करा उसने। तो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं, जब तक वो बेस में था कैलाश के तब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे वो बेस से ऊपर पहुंचना शुरू करा उसने, तो कह रहा कि सबसे पहले तो कह रहा कि मुझे ना वहाँ पे एक अलग सी ही साउंड की वाइब्रेशन महसूस होने लगी। और ये मतलब जो मानसरोवर यात्रा वगैरह करने जाते हैं ना, वो भी ये बात बोलते हैं कि जब रात को आप मानसरोवर के आसपास बैठोगे ना तो आपको एक साउंड की, एक होती है खाली वाइब्रेशन आ रही है, मतलब कि एक प्रॉपर साउंड की वाइब्रेशन आती है कि जैसे मतलब कि ओम की वाइब्रेशन होती है, मतलब ये हैवी चीज, मतलब जिसमें एक ध्वनि आती है, वाइब्रेशन आ रही है। हाँ मतलब साउंड है एक पूरा प्रॉपर, और साउंड के साथ वाइब्रेशन आता है एक प्रॉपर, मतलब कि बेस सा हाँ है वो, बिल्कुल वो आता है। तो उस क्लाइंबर ने बोला कि भाई पहले तो मैंने वो चीज़ महसूस करी, ठीक है यार। फिर आगे जैसे मैं आगे बढ़ता गया तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मतलब दिल भारी होने लग गया, और ऐसा महसूस होने लगा मेरे को कि यार मेरे को ना यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ ये। मतलब उसके अंदर से फील, हाँ अंदर से ऐसे फीलिंग होने लगी उसको। कह रहा कि मुझे बहुत तो ऐसा महसूस होने लगा कि मैं किसी एक बहुत बड़ी विशाल चीज से टक्कर ले रहा हूँ। अच्छा, उसको बिना सोचे समझे कि ये चीज है क्या, कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रहा कि तब भी मैंने उस फीलिंग को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश करी, ठीक है। कह रहा कि थोड़ी देर बाद मैं महसूस करता हूँ
कि मेरी जो एनर्जी है ना वो बहुत लो हो रही है। कह रहा कि मैं एक कदम चल रहा हूँ और कम से कम इतना रेस्ट कर रहा हूँ कि मैं पता नहीं 100-150 कदम चले गया हूँ। ठीक है, फिर बोलने लगा कि कह रहा कि थोड़ी देर में मेरा ध्यान गया कि मेरी नाखून जो है हाथ के वो बहुत लंबे हो गए हैं। ठीक है, और दाढ़ी जो है वो बहुत लंबी हो गई है। कह रहा कि जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी तो ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितने दिनों से पैदल चल रहा हूँ, कि कितने दिन बीत चुके हैं। और लेकिन कह रहा कि मैंने तो अभी सुबह ही चलना स्टार्ट करा इस पे यार, ऐसा कैसे हुआ कि दाढ़ी इतनी लंबी हो गई कि जैसे 3-4 दिन बीत गए हैं। तो कह रहा कि मैं थोड़ी देर और आगे चला और आगे चला और आगे चला, तो कहने लगा कि फिर धीरे 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 मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे आसपास जो है ना कोई ऐसी प्रेजेंस है, मतलब बहुत डिवाइन। कह रहा कि प्रेजेंस डिवाइन लग रही है, लेकिन मैं अपने आप को उस प्रेजेंस के सामने इतना तुच्छ महसूस कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, मैं किसी को डिस्टर्ब ना कर दूँ। एक होता है ना कि एक डिवाइन प्रेजेंस है, आप वहाँ जाके उसको खराब ना कर दो उस चीज़ को। लगी ऐसा फील होने लगा मेरे को। तो कहने लगा कि भाई एक मोमेंट ऐसा आया कि कदम आगे नहीं बढ़े उसके। कह रहा कि फिर तो मैं नीचे आया वापस लौट के। कह रहा जब मैं नीचे आ रहा था वापस लौट के, तो कह रहा कि मेरा ध्यान गया ऐसे कि मैं घड़ी में कुछ कह रहा था कि मैं टाइम वाइम दे रहा था कुछ। तो कह रहा मैंने अपने बाल नोटिस करे, कह रहा मेरे काले बाल सफ़ेद हो चुके थे। बुढ़ा हो गया वो है, बुढ़ा नहीं हुआ वो, लेकिन उसके काले बाल जो थे वो सफ़ेद हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कह रहा कि मैंने ऐसे सर में से हाथ मारने की कोशिश करी, मेरा वहम तो नहीं है। कह रहा वहम था नहीं मेरा कि बाल सफ़ेद हो गए मेरे। तो वो नीचे पहुंचा और लोगों से मिला। कह रहा कि जब मैं नीचे पहुंच गया तो मुझे अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा न्यूनेस महसूस हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिकनेस, इतना जवान फील कर रहा था मैं। जब वो उसने कैलाश चढ़ना शुरू करा था ना, कह रहा उससे ज़्यादा जवान फील कर रहा था मैं जब मैं वापस आया। ऐसा लगा कि किसी ने मेरे को रिचार्ज कर दिया है वहाँ जाके। अच्छा, मतलब पॉजिटिविटी से भर गया वो। हाँ, मतलब कह रहा कि बहुत एनर्जी से भरा हुआ महसूस करने लगा वो वापस आने के बाद। तो उसने लोगों को कहानियाँ सुनाई, बताया कि ऐसा फील हुआ। तो उसको लोगों ने बोला कि हाँ जो तुमने फील करा है कि वो मतलब सही चीज़ फील करी है, ऐसा ही होता है वहाँ पे जाके, इसीलिए कोई नहीं चढ़ पाया आज तक। मतलब कोई ना कोई तो एक ऐसी डिवाइन प्रेजेंस है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई जो कैलाश पर्वत का पूरा एरिया है, ठीक है, वहाँ पे 2 लेक्स हैं। ठीक है, झीलें हैं 2, एक का नाम मानसरोवर है और एक का नाम है राक्षसताल। ठीक है, जो मतलब साइंटिफिक मिस्ट्री है, जो साइंस आज तक नहीं समझ पाई क्या है। मानसरोवर जो लेक है, झील जो है, उसके अंदर है फ्रेश वाटर, मतलब कि तू अपना उसको उठा और पानी पी। ठीक है, फ्रेश वाटर, साफ पानी एकदम। और लेकिन सेम उसी लेक के बगल में थोड़ा 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर राक्षसताल है। ठीक है, राक्षस लेक है जिसका पानी बिल्कुल खारा। मतलब कि ये मिस्ट्री ऐसी है ना कि 2 लेक है सेम ही हाइट पे, सेम हाइट पे, सेम जगह पे, ये आजू बाजू में 2 लेक्स है, लेकिन एक का फ्रेश वाटर है, मीठा साफ पानी, और एक का है खारा पानी। और साइंटिस्ट को आज तक समझ नहीं आया कि ये खारा पानी, अगर इसमें खारा पानी है तो माना चलो, लेकिन इसमें साफ मीठा पानी कहाँ से आ रहा है, और अगर इसमें फ्रेश वाटर आ रहा है तो इसमें खारा पानी कहाँ से आ रहा है। ये दोनों लेक तो एक ही एनवायरमेंट पे हैं। आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। अब इस मिस्ट्री के पीछे की जो वेदों में जो कहानी है वो ये है कि जब रावण पुष्पक विमान लेके जा रहा था ना, तो उसके रास्ते में, कैलाश की हाइट इतनी थी कि पुष्पक विमान के रास्ते में कैलाश अड़ गया था। तो रावण इतना घमंडी था, तो उसने कहा कि मैं ये कैलाश को उठा के साइड रख दूंगा। ठीक है, तो जब वो उतरा अपने विमान से और उसने कैलाश को उसके फाउंडेशन से उठा के हिलाने की कोशिश करी, तो नंदी महाराज जी आते हैं, बोलते हैं कि भाई मत कर। ठीक है, कि ये शिव भगवान का स्थान है, तो उसको मत कर, चले जाए यहाँ से, दिक्कत हो जाएगी तेरे साथ। ठीक है, उसको समझाया प्यार से। तो घमंडी एक नंबर का, माना नहीं वो रावण, कि अरे कौन, मैं देख लूंगा सबको। तो उसने क्या करा, उसने ऐसे पहाड़ को हिलाना शुरू करा। अब ऊपर शिव पार्वती बैठे हुए थे,
तो जब कंपन होने लगी पूरे पहाड़ में, तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि ये क्या हो रहा है। तो शिव जी बस मुस्कुराए और उन्होंने अपना जो जहाँ पे बैठते थे वो आसन पे, आसन से वो पैर नीचे उतार के, पूरा पैर भी नहीं, सिर्फ अपने पैर का अंगूठा कैलाश की जमीन पे छुआया और वो पूरा का पूरा पहाड़ रावण के हाथों को दबा दिया। पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया और रावण के हाथ दब गए उस पहाड़ के नीचे। ठीक है, अब शिवजी बैठ गए आराम से और रावण चिल्ला रहा है दर्द के मारे, खूब चिल्ला रहा है एकदम और रो रहा है। ठीक है, अब जो बोलते थे कि रावण ने क्या बोलते हैं उसको, शिव तांडव स्तोत्रम ऐसे लिखा था कुछ। ठीक है, तो भक्ति में लिखा था वो, उसने भक्ति में नहीं लिखा था वो, उसने जब पहाड़ के नीचे उसके हाथ दब गए और उसको पता चल गया कि मैंने एक बहुत ही मतलब डिवाइन बीइंग को नाराज कर दिया है। ठीक है, कि मतलब अपने घमंड में अब मैं बचूं कैसे, अपनी जान कैसे बचाऊं, तब उसने जो प्रार्थना थी ना कि भाई मेरे को माफ कर दो, उस माफी में जो उसके जो शब्द निकले थे वो थे शिव तांडव स्तोत्रम। ठीक है, अच्छा वही। हाँ, तो वो है शिव तांडव स्तोत्रम। वो बोलते हैं कि जब रावण इतना रोया था तो उसके आंसुओं से वहां पे एक पूरा तालाब बन गया था और इंसान के आंसू खारे होते हैं। तो हमारे भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि साइंस के पास इस मिस्ट्री का जवाब नहीं है, लेकिन जो हमारे जो पुराण है उसमें उस पानी के खारे होने की सीधी सीधी वजह बताई गई है। हाँ, है ना। तो ये हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें तो है स्टोरी कि भाई इस वजह से वो पानी खारा, और इसी वजह से उसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, क्योंकि रावण राक्षस उसके आंसू से बनी हुई है, तो इस वजह से वो। और हाँ, एक कहानी ये भी है कि जो पर्वत का जो स्ट्रक्चर है, कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर जो है वो ना पिरामिडिकल शेप में है। हाँ, मतलब नीचे से है, फिर ऊपर से एकदम से मतलब पिरामिड है ये बड़ा। तो मतलब कि साइंस के हिसाब से या काफी रिसर्चर्स के हिसाब से ये है कि ये शेप जो है ना, ये नेचुरल शेप नहीं है कि आपस में टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई होंगी और ये नेचुरली पहाड़ क्रिएट हो गया है। कि मतलब इतना ज्यादा ये पहाड़ मिस्टीरियस है। ठीक है, इतना ज्यादा ठीक शेप में है, ये पिरामिडिकल शेप में है कि ये जो है ना, ये नेचुरली तो क्रिएट नहीं हो सकता। मतलब जब लेयर्स टकराती हैं तो इस टाइप के पहाड़ नहीं बनते। हाँ, तो और दूसरी चीज़ क्या है ना कि जो वो पहाड़, जो कैलाश पर्वत जो है, उसको एक चीज़ बोलते हैं एक्सिस मुंडी। ठीक है, मतलब कि वो बोलते हैं कि जो पृथ्वी का जो है ना वो नेवल पॉइंट है, मतलब नाभिक के केंद्र है पृथ्वी का, ये मान ले कि सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत उस पॉइंट पे है, पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पे, कि अगर पृथ्वी का सेंटर अगर आपको ढूंढना है तो कैलाश पर्वत। हाँ, तो उस चीज़ की भी मिस्ट्री समझ नहीं आ रही कि मतलब ये ऐसा कैसे, इतना प्रिसीजन कैसे, है ना। दूसरा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी मतलब कैलाश पर्वत के आसपास जो मानसरोवर लेक वगैरह जाते हैं लोग, कि उनको आसपास कैलाश पर्वत के मिस्टीरियस लाइट्स वगैरह आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है, जो एयर स्पेस है कैलाश पर्वत के चारों ओर का। और उनको पता नहीं, उन्होंने कई बार लाइटें पर्वत के अंदर जाते हुए, वहाँ से बाहर निकलते हुए भी देखी है, मतलब कैलाश के पर्वत के अंदर जाते हुए, पर्वत से बाहर आते हुए। मतलब कुछ तो मतलब कुछ एक तो वाइल्ड मिस्टीरियस वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, सबसे वो बोलते हैं कि कैलाश पर्वत है, लेकिन कैलाश पर्वत से जो भी सबसे जो मेरे को लगता है ना कि मतलब वाइल्ड, बहुत ज़्यादा वाइल्ड है ये, वो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इस पर्वत के अंदर में भी एक कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप की चीज़ हो सकती है। मतलब कि जो पहले के जो एडवांस बीइंग रहे होंगे, ठीक है, या जैसे एंशिएंट एलियंस बोला जाता है, कि उन्होंने इस पहाड़ के अंदर ना एक कोई रिएक्टर टाइप की चीज़ रखी हुई है। वो लोग क्यों बोलते हैं कि बोलते हैं कि जिस तरीके से नाखूनों का बहुत जल्दी बढ़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का बढ़ना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना न्यूक्लियर रेडिएशन से होती हैं ये। और वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रीज़न पता नहीं क्यों। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कैलाश पर्वत को लेके ना, मतलब कि बहुत मिस्टीरियस, उसका जो पूरा एरिया है ना वो बहुत मिस्टीरियस है। और एनर्जी लेवल्स वहाँ पे ऐसे हैं कि, और मतलब किसी को पता नहीं है कि ये सोर्स है तो है क्यों। तो ये एक मिस्ट्री है।
कैलाश पर्वत से रिलेटेड, है ना? तो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज है, कोई एक आधी मिस्ट्री हो तो बताओ तुमने। एक है मिस्ट्री, तूने नाम सुना होगा, लहरी महाशय। हाँ, लहरी महाशय जी, हाँ सुनते हैं, वो उत्तराखंड में उनका आश्रम है। तो बताते हैं मतलब कि वो बंदा कहीं और का रहने वाला है और उसका ट्रांसफ़र होता है उत्तराखंड में। नौकरी वोकरी करते थे वो? हाँ, जॉब करता था वो। तो उत्तराखंड में ट्रांसफ़र करता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है उसका। अब उसका क्या था कि मतलब दिन भर काम करने के बाद जब उसको समय मिलता था तो वो पहाड़ों पे ऐसे ही टहलने निकल जाता था। अच्छा, वॉक वगैरह की। हाँ, तो गाँव में भी गया कई बार, तो लोगों से उसने सुना कि यहाँ पर ना मतलब काफ़ी सारी अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें होती हैं, अच्छा, है ना? कि मतलब कुछ जादुई चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसा कुछ सुना है उन्होंने ऊपर गाँव में। तो वो क्या करता है, एक दिन ना दोपहर के टाइम उसको खाली टाइम मिलता है, वो जाता है वहाँ पहाड़ों में दोबारा घूमने। उस पहाड़ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा जहाँ वो गया था। तो वो जाता है, तो वहाँ जाकर वो देखता है कि मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ता है वो, है ना? पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद एक समतल ज़मीन आ जाती है, मतलब प्लेन आ जाता थोड़ा। ओके। तो वहाँ खड़ा होता है, वो देख रहा होता है घाटी में। तो उसको ना अचानक से एक सोने का महल दिखाई देता है। हाँ, वो घाटी में देख रहा होता है, मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ के नीचे देख रहे होते? नीचे नहीं, वो देख रहा है सामने की तरफ पूरा व्यू। अच्छा, मतलब पहाड़ पे चढ़ गए और जो तू बता रहा है फ्लैट एरिया, वो वहाँ खड़े होके सामने उस पूरे फ्लैट एरिया को देख रहे हो? हाँ, तो उनको सामने दिख रहा है कि सोने का महल है? हाँ, ओ भाई, सोने का महल दिख रहा उनको। तो वो देखते ही क्या चीज़ है ना? तो अचानक ना उसको महल के पास ही एक दिखता है, एक आदमी दिखता है, वो बड़ा मिस्टीरियस सा आदमी दिखता है, वो हाथ चढ़ाए अपने ऐसे खड़ा हुआ है। अच्छा, है ना? तो वो जब देखता है, उसके पास जाता है, ज़्यादा ध्यान से देखता है, तो वो देखता है कि ये कोई साधु है। अच्छा, है ना? और वो साधु उसको आवाज़ दे रहा है कि लहरी तुम आ गए। ओ भाई, इस तरीके से बोलता है। तो वो पहले तो शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये कौन है, इसको मेरा नाम पता है। थोड़ा पास जाता है वो उसके, भाई मेरे को तो बोलिए, मैं तो उल्टे पैर भाग जाऊंगा। है ना? तो वो थोड़ा पास जाता है उसके, तो कहता बाबा जी आपको मेरा नाम कैसे पता है और आप हो कौन, और ये सब क्या है ये जो मैं देख रहा हूँ? सोने का महल क्या है ये, इसके बारे में तो ना सुना कभी ना कुछ। हाँ, और कह रहा है मैं तो यहाँ पर घूमने आता था, मतलब घूमने आता हूँ कई बार, ये तो आज उन्हें पहली बार है। और बल्कि अगर कोई सोने का महल वहाँ पे होता पहले से, हाँ। भाई ये खबर तो कब की पता होती कि पहाड़ों में सोने का महल है। तो वो कहते हैं बाबा, वो बताता है कि अब कि बाबा ने इस तरीके से बोला कि बेटा ये तुम्हारी कल्पना है। क्या? हाँ, ये तुम्हारी कल्पना है, जो तुम कर रहे हो ना ये सोने का महल, ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम चाहते हो, तो इसलिए तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। ओ बहन, ओ भाई, कितनी डीप बात है ये, कि वो मतलब उनको दिख रहा है वहाँ पे, हाँ, महल है नहीं वहाँ पे, मैं नहीं। और जो साधु बाबा खड़े कह रहे कि बेटा ये तो तेरी कल्पना है जो तेरी इधर। ओ भाई साहब। तो फिर तो बाबा ना उसको कहते हैं चलो मेरे साथ, वो उसको अपने साथ में करके जाते हैं। तो उसी पहाड़ी पे मतलब थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो एक जगह पहुँचता है जहाँ पर ना काफ़ी सारी गुफाएं होती हैं, छोटी छोटी, जिसमें साधु बाबा बैठ। हाँ, उत्तराखंड में हाँ काफी ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पे तपस्या करते हैं। हाँ, तो वो उसको पूछते हैं कि मतलब तुझे बेटा तुम्हें याद आया ये कंबल है ना, ये वो रखा हुआ कमंडल है ना, और बेटा तुम्हें याद आया ये चीज़? तो कहता बाबा मुझे कुछ याद नहीं है ना, मेरे को कुछ पता है, मुझे ऑफिस जाना है कल, और मैं अब यहाँ से उतरूँगा तो शायद रात हो जाएगी और क्या पता मैं पहुँच भी ना पाऊँ, है ना, क्योंकि इतने सारे जानवर होते हैं, ये ऐसे करके उसने बोला। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो है ना, मतलब तुम्हारे दफ्तर, मतलब ऐसे करके उन्होंने कुछ बात बोली थी कि तुम्हें काम के लिए यहाँ नहीं लाया गया, काम को तुम्हारे लिए यहाँ लाया गया, इस तरीके से कुछ बोला उन्होंने। तो कहता कि मतलब मैं समझा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे जो ऑफिसर हैं, जो तुम्हारे बड़े जो अधिकारी हैं, उनके मन में ये बात मैंने ही डाली थी कि तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ किया जाए। तुम्हारा ट्रांसफर यहाँ किया। तो भाई हाँ, तो कहता मैं कुछ समझा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हारा पूर्व जन्म हुआ है, तुम पहले इसी गुफा में बैठ के तपस्या करते थे और मैं तुम्हारा गुरु रह चुका हूँ, वो है ना, और तुम मेरे शिष्य थे, मेरी देख रेख में ही तुमने काफ़ी सारी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, है ना। तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता। बाबा क्या करते हैं, वो उसके सिर पे हाथ रखते हैं, उसके कपाल पे,
तो एकदम से वो एकदम वो हो जाता है, एनर्जी से चार्ज हो जाता है, मतलब होता नहीं एकदम झटका लगता है एकदम से, है ना, आंखें बंद एकदम भयंकर गहराइयों में घूमता है ऐसा। हाँ, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में सीन होता है ना वो। हाँ, उसको बातें याद आने लगती है धीरे धीरे। हाँ, तो जैसे ही मतलब वो हाथ हटाते हैं बाबा, तो वो एकदम उसके चरणों में गिर जाता है भाई बाबा के, सब याद आ जाता है। सब याद आ गया। अरे भाई, उस बाबा की पढ़ना है ना, अब मुझे सब याद आ चुका है। और तो बाबा फिर उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा है, मैंने इसको तुम्हारे लिए एकदम साफ सुथरा करके रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। और मैं तुम पे तब से नजर रखता हूँ जब तुम अपनी माता के भ्रूण में थे, है ना, जब तुम्हारा जन्म उन हुई। बाबा की उम्र कितनी होगी भाई फिर? बहुत। मतलब वो जो लहरी महाशय जी थे, हाँ ठीक है, जब वो पूर्व जन्म में थे, हाँ, वो बाबा उनके तब भी गुरु थे, ठीक है। तो मतलब लहरी महाशय जी ने अपना जो पूर्व जन्म था वो भी पूरा जी लिया होगा, अब तक जीना था। फिर लहरी महाशय जी कम से कम भी 26-27 साल की उम्र में तो नौकरी करने पहुंचे होंगे वहां पे। हाँ। वो भाई 26-27 साल इस जन्म के हो गए। और भाई भाई, और उन गुरु की भी तो कुछ उम्र रही होगी जब वो पैदा हुए होंगे भाई। अब ये तो कह नहीं सकते इतने तो भाई दादा परदादा ना जीते। भाई, ऐसे लोग जो होते हैं मिस्टीरियस टाइप के, तो खैर इनके ऊपर टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइम से अलग ही होता है। मतलब कि उन अकेले जो बाबा जो उनके गुरु थे, उन अकेले की उम्र 3 इंसान के बराबर रही भाई। इंसान के बराबर है। और कहते भी हैं कि ये स्टोरी जो है ना, ये उससे रिलेट करती है ज्ञानगंज के जो है ना वो साधु वगैरह, हाँ हाँ, उनसे रिलेट करती है कि बिल्कुल। भाई उत्तराखंड की जो पहाड़ियां हैं सारी हिमालय की पहाड़ियां हैं, वो उन बाबा का ताल्लुक जो है वो वहाँ से है, ज्ञानगंज से। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हिमालय की सारी पहाड़ियां हैं ऊपर और उत्तराखंड यहाँ पर ऐसे ही मतलब लोगों को दिखते हैं, मतलब ऐसे ही गाइड करते हैं लोगों को जो समय से परे जा चुके होते हैं, जो सारे मतलब उस आयाम में जाने के लायक होते हैं। हाँ और वो लहरी महाशय तो खैर पहले से थे, हाँ ना, पर इसको याद दिलाने की थी। मतलब उनकी जो पिछले जन्म की जो जर्नी थी स्पिरिचुअलिटी की, वो उसी पॉइंट से इस जन्म में उनके दूसरे जन्म में कंटिन्यू करवा दी उन्होंने आगे से। ओ भाई, और मतलब जो उनका वहाँ पिछले जन्म में रह गया हो, हाँ हाँ, जो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाए कि ज्यादा टाइम तक जी सके, मे भी हो सकता है वो उस जन्म में हो जाएगा। और जो तूने ये हाथ रखने वाली बात बताई ना, सर पे हाथ रखा, तो इसके बारे में मैंने कहानी सुनी थी कि जितने भी जो मतलब महासिद्ध पुरुष जो होते हैं, अति ज्ञानी मतलब अव्वल दर्जे के जो संत महात्मा जो कई सालों से तपस्या करते आए, तो बोला था कि वो कभी भी ना किसी के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देते हैं, ठीक है। वो उसके पीछे का रीजन और लॉजिक ये बताया था कि वो किसी के भी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी खुद की बॉडी के अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है ना कि अगर वो किसी के सर पे हाथ भी रख देंगे ना, तो कोई एक नॉर्मल इंसान तो सहन नहीं कर पाएगा। और फिर दूसरी चीज ये है कि सपोज करो कोई इंसान उनके पास गया, ठीक है, आशीर्वाद लेने के लिए, तो उनको तो पता है ना कि भाई इस बंदे के क्या पूर्व जन्म पूर्व कर्म क्या है, और गलती से अगर उन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया उसको तो सब याद आ जाएगा। तो इसलिए कि भाई इस इंसान को जो जीवन मिला है, ठीक है, और मैं इसके जीवन की नियति के बीच में ना आऊं, तो भैया इसका जीवन जैसा चल रहा है तो भोगता रहे, चलाता रहे। तो गुरुओं के पैर छूते हैं लोग, हाँ, दूर से ऐसे हाथ कर देते हैं, ऐसे दूर से आशीर्वाद देते थे, तथास्तु वाला हाथ नहीं रखते किसी के सही। मैंने भी नहीं देखा यार सिर पे हाथ रखते हैं, क्योंकि ये लॉजिक है उसके पीछे कि उनकी बॉडी के अंदर इतनी कॉस्मिक एनर्जी होती है ना कि अगर रख दिया ना किसी के ऊपर हाथ तो वो नहीं सहन कर पाए, सहन नहीं कर पाए। आई गॉड, तो ये लॉजिक है इस चीज के पीछे। ओ भाई गजब एकदम यार, ये लहरी महाशय जी की तो कहानी बहुत गजब। तभी तो उनको मतलब, और मतलब अभी तो मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि वो मतलब स्वर्ग से धार गए हैं। हाँ, उनको उनके गुरु ने बोला था कि तुम्हारा पूर्ण मतलब इसीलिए हुआ है कि ताकि तुम जो मनुष्य जो है ये बहुत ही मतलब गलत राह पे चलने लग गए हैं, तो इनको तुम गाइड करो, इनको स्पिरिचुअल पाथ दिखाओ, और जो उनकी जर्नी अधूरी रहेगी पिछले जन्म में उसी पॉइंट से कंटिन्यू करो तुम आगे। ओह माय गॉड, यहाँ चीज तो उन्होंने तभी से अपना जो भी मोह माया थी सब त्याग दिया। वो जो करते थे ना चित्ता की मेरे को ऑफिस जाना है कल, वो सब जय हो बाबा की, जय हो लहरी महाशय जी की, वो 2 मिनट में निकल गया ऑफिस खत्म। वाह यार सही में यार, मतलब मेरे को तो
लहरी मास्टर जी तो है ही है, उससे ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर तो मुझे वो उनके गुरु लगे भाई, मतलब बल्कि एक चीज और थी जो मैंने बताई थी, हाँ। उसमें जब ये सब हो जाता है ना सीन, हाँ है ना, तो जब लहरी मास्टर के सिर पे हाथ रख देते हैं वो, हाँ तो लहरी मास्टर जब बता देते सब चीज उनको पता चल गया, कुछ याद आ गया, तो उस टाइम पे ठंड बहुत पड़ रही थी, हाँ, है ना, तो पहाड़ों में तो फिर नॉर्मल दिनों में भी ठंड रहती है, रात हो जाए तो ठंड है, समझ लो। रात के टाइम पे बहुत ठंड थी, तो उन्होंने ना, गुरु जी ने उनको कहा था कि उनकी एक कटोरी थी, पीतल की कटोरी थी, हाँ। तो उसमें कुछ लिक्विड था, मतलब तेल था, पता नहीं क्या था, है ना, तो उन्होंने कहा था कि तुम इसको पियो, इसको पीने के बाद तुम्हें ठंड महसूस नहीं होगी, है ना, तो उन्होंने पिया उसको, है ना, और बाकी में उनको फिर ठंड महसूस नहीं हुई। उन्होंने जैसा वो बताया है कि एकदम से शरीर में ऊर्जा एकदम से वो आई, है ना, तो सारी जितनी भी थी ना ठंड वंड सब निकल गई। तो उनके गुरु ने उनको बोला कि बेटा वहाँ पर नदी है, आप नदी के पास जाकर के लेटो, है ना, और मैं आपको बुलाता हूँ अपने पास, फिर वो जाके लेटते हैं, ध्यान व्यान करता है। सो कृष्ण में क्या होता है, उस बता देगी, मतलब 2 लोग आते हैं, उस उन मतलब जो लहरी मास्टर उनको प्रेजेंस महसूस होती है ना, तो वो थोड़ी सी उनकी टूटती है, मतलब कि वो क्या कहना है, जो ध्यान टूटता है उनका, तो वो उनको लहरी मास्टर को ले जाते होते हैं बाबा जी के पास। तो एक बहुत ही ज्यादा मतलब तेज प्रकाश होता है उन दोनों इंसानों का, नहीं, इंसानों का नहीं, मतलब जब वो जा रहे होते हैं ना जंगल में, हाँ, तो जंगल में बहुत तेज प्रकाश होता है, तो लहरी मास्टर पूछते हैं कि मतलब ये कहाँ से आ रहा है ये प्रकाश इतना, मतलब कि सूरज निकल गया क्या? अच्छा, तो वो कहते हैं, मतलब दोनों जो चेले होते हैं उनके, ये सूरज नहीं है, ये हमारे गुरु जी का वो है, तेज है, ओ भाई, है ना। तो वो गुरु जी के पास ले आते हैं उसको, तो गुरु जी से पूछता कि गुरु जी वो जो स्टार्टिंग मतलब मेरे को दिखा था ना सोने का महल, वो क्या था? तो फिर गुरु जी बताते हैं उसको कि बेटा जब तक तुम्हें ध्यान नहीं था इस चीज का, वो तुम कौन थे? हाँ, तो वो तुम्हारा मुंह था, हाँ, अब माया ध्यान है तो तुमने ओ भाई, वो कर दिया, अब तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं है, तभी तो तुम्हें कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि मतलब तुमने ऐसा ज्ञान पा लिया है कि वो चीज कुछ नहीं है उसके आगे। गजब यार, मतलब ये तो बड़ी खतरनाक स्टोरी बताई यार तूने यार, सही में ऐसे स्टोरीज हैं जो अच्छा भाई, गजब एकदम यार, मेरे को तो नहीं, सही में यार, मतलब ऐसी स्टोरीज हम और लेकर आएंगे। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा अमेजिंग स्टोरीज के साथ। और आप इस पॉडकास्ट को पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये स्टोरीज हम ऐसे ही आपको डिलीवर करते रहे। और फिर मैं अब यही कहूँगा कि ठीक है, टाटा बाय बाय। और आप सुन रहे थे द AN शो, इंडिया का सबसे चिलिंग पॉडकास्ट, चिलिंग शो।